क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 29 है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो हम क्या करो, आप इसको थोड़ा देर के लिए डेल्टा के इक्वल ले लो, x प्लस 2y x प्लस वाई, x प्लस वाई x प्लस 2y, x प्लस 2y x प्लस वाई x। ठीक है। अब देखो, अगर आप इन सारे को ऐड करते हो ना तो सेम चीज बन जाएगी। आप इन सारे को ऐड करो, सेम चीज बन जाएगी। तो फिर हम कॉमन कर लेंगे। चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, सेम चीज बनेगी। अब देखो x प्लस 2y और प्लस x प्लस वाई, ये क्या बन रहा है, ये बनेगा x 3x 2y प्लस वाई 3y। ठीक है। और आप देखो ना, यही तो x प्लस वाई, यहाँ पे भी x यहाँ है यहाँ, तो अगर आप इन सारे को ऐड करोगे तो सेम ही बनेगा। उसी तरह से ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, मतलब एलिमेंट तो सारा में सेम ही है, बस थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग है। किसी में वो फर्स्ट में है तो किसी में वो लास्ट में, बस इतना सा अंतर। लेकिन हम जब सारे को ऐड करेंगे तो फाइनली यही बन जाएगा हमारे पास। तो आप सारे को ऐड कर दो, इन सारे को। तो अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3। आप देखो, ये R1 में आप चेंज करो तो मतलब R2 और R3 एज इट इज, x प्लस 2y x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस 2y x। ठीक है। ये बोल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है x, फिर प्लस इसके करस्पॉन्डिंग R2 में है दैट इज x प्लस 2y, फिर प्लस और इस R3 इसके करस्पॉन्डिंग जो R3 में दैट इज x प्लस वाई। तो ये क्या बना 3x प्लस 3y। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है R1 का दैट इज x प्लस वाई, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो R2 में है x, फिर प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो R3 में है x प्लस 2y। तो ये हो जाएगा x, ये हो गया 3x और y प्लस 2y 3y। यहाँ से आप 3 कॉमन करो, ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख दो 3x प्लस वाई। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है R1 का x प्लस 2y, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग R2 प्लस R2 ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग R2 में x प्लस वाई, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो R3 में दैट इज x। तो हो जाएगा x 3x और 2y प्लस वाई 3y। यहाँ से 3 कॉमन कर लो तो 3x प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज इट। ठीक है। अब आप देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, इस वाले कॉलम में 3x प्लस वाई कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन 3x प्लस वाई फ्रॉम इस फर्स्ट वाले रो से R1। अब देखो इस फर्स्ट वाले रो से क्या कॉमन कर लो 3x प्लस वाई, तो डेल्टा हो जाएगा। आप देखो यहाँ से कॉमन करोगे, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, पीछे बचेगा 1 1 1, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस 2y x। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखो, आप इस वाले रो में देखो, इस वाले रो में तो 1 1 1 नज़र आ रहा है ना, तो आप क्या करो, इसमें 2 0 बना लो। तो आप हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यही ट्राई करते हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना दे, उसके बाद जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास चीज़ें आसान होंगी। ठीक है। हम 2 0 बनाओ, तो 2 0 कैसे बनाएंगे, आप क्या करो कि इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है। तब यही करो, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 3x प्लस वाई applying
C1 सॉरी C2। अब देखो ये है C2, C2 में क्या माइनस कर रहे हो C1 एंड C3, ये है C3, इसमें क्या माइनस कर रहे हो C1। तो डेट इज, तो C1 तो एज इट इज आएगा क्योंकि C2 और C3 में आप चेंज करो ना। C1 तो एज इट इज 1x + 2y x + y, ठीक है। ये है C2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में है, क्योंकि C1 माइनस था ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग C1 में 1 - 1 0। नेक्स्ट एलिमेंट है C2 का x माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में है दैट इज x + 2y। ये हो जाएगा x, आप अंदर में से मल्टीप्लाई करो -x और ये हो गया -2y। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, पीछे बचेगा -2y, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है C2 का दैट इज x + 2y माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में है दैट इज x + y। करो सॉल्व। अब ये हो गया x + 2y, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो -x -y, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, 2y - y y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ये है C3 में भी C1 माइनस करो तो 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज 1 - 1 0 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो ना C1 में क्या है 1 है, तो 1 - 1 तो 0 ही होता है, तो 0। नेक्स्ट है C3 में x + y माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C1 में x + 2y, तो ये हो जाएगा x + y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए -x - 2y, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, y - 2y -y। फिर नेक्स्ट है x, नेक्स्ट C3 का एलिमेंट है x माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज x + y, तो हो जाएगा x, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो -x -y, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे आ गया -y, ठीक है। आप एक्सपैंड कर दो, आप देखो इस वाले रो में 2 0 है तो यहाँ से एक्सपैंड करो, एक्सपैंड बाई R1। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11, आप इन दोनों का सम करो 1 + 1 0 हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 2 ना हो, 2 क्या इवन है तो प्लस, उसके बाद अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। आप देखो ये 2 0 है ना, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगा, इसलिए उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये लिखेंगे डेल्टा 3x + y + 1 +1, इस +1 के +1 लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट -2y × -5, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, बीच में माइनस -2y × -y, माइनस माइनस कैंसिल, 2y × y 2y स्क्वायर, फिर बीच में माइनस और इन दोनों को करो तो y × -y स्क्वायर, और माइनस पहले का था तो +y स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू 3x + y, 1 को आप इस पूरे से करोगे तो ये पूरा ही रहेगा, तो 2y स्क्वायर + y स्क्वायर 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 3 9y स्क्वायर इनटू में x + y। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, अब देखो ये वाला हो जाएगा। अब देख लो 9 है, y स्क्वायर x + y, ठीक है। तो अब देखो एक बार, let f of x equal to this, then limit x approaches to 0 f of x upon x² is equal to। तो हमको अगर हमारे पास f of x ये दिया हुआ है तो हमको बताना है कि लिमिट x approaches to 0 f of x अपॉन में x² ये क्या होगा हमारे पास। तो हम इस पे बाद में बात करते हैं, पहले हम f of x को सॉल्व करते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करते हैं। f of x है cos x 2 sin x x x 1 2x x। अब आप देखो इसमें ये यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, इस वाले
कॉलम में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो हम एक्स कॉमन कर लेंगे। टेकिंग कॉमन एक्स फ्रॉम C2 f of x विच इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया cos x 2 sin x sin x 1 1 1 1 2x x। ठीक है, अब देखो अगर आप सोच रहे हो ना कि 2 0 बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, आसान हो जाएगी चीज़ें, यहाँ पे ना चीज़ें आसान नहीं होने वाली, मतलब वही रहेगा। अगर आप सीधे एक्सपैंड करो तब भी वही बनने वाला है, आप सीधे एक्सपैंड करोगे ना तो भी वही बनेगा, और अगर आप माइनस भी कर लो, आप इसको इससे माइनस करोगे 1 - 1 0 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, तो कुछ खास फायदा होगा नहीं हमें। तो मुझे लगता है ना यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपैंड करें फर्स्ट वाले रो से, तो एक्सपैंड बाई R1 f ऑफ x, x ये तो पूरा बाहर। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका a11 है, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2। जब भी ऐसा बने ना आप माइनस करो और ऐसा बन जाए 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ऐसा चीज़ें बनने लगे तो आप ना उससे बेटर है ना कि आप एक्सपैंड कर दो, सीधे आप एक्सपैंड कर दो सब केस में, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़े ही बोला है कि आप विदाउट एक्सपैंडिंग से ही करो, तो हमको क्यों ज़रूरी है 2 0 बनाने की। हमें जो अच्छा लगेगा, जो हमें लगेगा कि वो हमें आसानी से रिजल्ट दे सकता है तो हम वही ना करेंगे। तो हम यहाँ पे सोच एक्सपैंडिंग करना मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है चीज़ें थोड़ा आसान हो जाए इसलिए। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 2, इवन है तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है अल्टरनेटिव, फिर प्लस कॉस एक्स लिखा। ठीक है, अब क्या करो कॉस एक्स के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिलीट, तो x × 1 x, बीच में माइनस 1 × 2x, फिर -1, इस 1 को लिया ना तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो हो गया 2x sin x बीच माइनस और इसको इससे, तो अब देखो 2x sin x, फिर +1, ये +1 लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ये हो गया 2 sin x माइनस sin x। आप देखो आपको ना ये जब आप एक्सपैंड करते हो, अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और मतलब चीज़ें अब थोड़ी सी आसान लगेगी आपको। देखो अब x ये हो गया -x cos x, और 2 sin x माइनस sin x, ये हो जाएगा sin x। तो f ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ x बन गया x, यहाँ पे हो गया sin x माइनस x cos x। अब आप देखो अगर आप यहाँ पे ये करते हैं ना तो 1 - 1, तो उसी में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। ठीक है, तो अब देखो इसमें ना एक्सपैंड करना बेटर ऑप्शन रहा ना हमारे पास, तो इसीलिए हर केस में विदाउट मतलब 2 0 बना के एक्सपैंड करें और वही इजी होगा, ऐसा नहीं रखना है दिमाग में। ठीक है, कभी कभी एक्सपैंडिंग भी डायरेक्टली एक्सपैंड करना भी इजी होता है। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x अपॉन में x²। ठीक है, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी। f ऑफ x की वैल्यू ये है, यहाँ पे रिप्लेस करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sin x माइनस x cos x और अपॉन में x²। अब देखो ये x और ये x को कैंसिल कर सकते हो आप। अब देखो लिमिट, अब देखो x अप्रोचेस टू 0, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपने लिमिट पढ़ी है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मैं तब भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो x अप्रोचेस टू का 0 का मतलब ये नहीं होता कि x = 0 है। कभी भी आप ये मत सोचना कि x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है x = 0 होता, नहीं होता वो। x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है x को आप 0 के तरफ अप्रोच करा रहे हो, मतलब अब धीरे धीरे 0 का मतलब x यहाँ पर आपका ऐसा हो सकता है 0.000000001, दिस इज x,
मतलब आप एक्स को जैसे अगर हम नंबर लाइन से समझने की कोशिश करें तो आप देखो अगर ये 0 है, अब आप देखो ये 0 है तो आप 0 को कैसे जा सकते, आपको 0 पास पहुंचना तो कैसे पहुंचोगे, या तो इस साइड से पहुंच जाओगे या तो इस साइड से पहुंचोगे। और कोई पाथ है क्या 0 तक पहुंचने का? नहीं जी, और कोई पाथ नहीं है हमारे पास। तो यही होता है। आप देखो आप अप्रोच कर रहे हो, यहाँ तक पहुंचे, मतलब ना बेसिकली क्या होता है ना, लिमिट मतलब कि जैसे बेसिकली लिमिट ना फंक्शन की वैल्यू ही बताता है। क्या करता है? फंक्शन की वैल्यू ही बताता है। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा रहे एफ ऑफ एक्स, एक्स अपॉन में एक्स, थोड़ा सा आइडिया ले लो आप। अब देखो अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हो, 1 अपॉन 1 बिल्कुल 1 आ गई। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो ज़रा, तो आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे, 2/2 1 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो ज़रा एक बार, तो आप यहाँ पे 0 डालोगे, 0 अपॉन 0, ये तो 1 नहीं आएगा। ये क्या हो गया? अब देखो 0 पर आप वैल्यू नहीं बता सकते, फंक्शन की वैल्यू 0 पर नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप 0 और 0 को काट के 1 नहीं लिख सकते। तो मतलब एफ ऑफ 0 पे तो गड़बड़ है भैया, एफ ऑफ 0 पे तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा नहीं बता पाओगे, तब कैसे करोगे आप? मुझे तो चाहिए एफ ऑफ 0 पे वैल्यू। तो कोई नहीं, हमारे पास होती है लिमिट, हम लिमिट जैसी चीज़ें होती हैं हमारे पास कि अगर हम लिमिट को लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, हमको 0 पर वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, कोई नहीं, हम उसके लिमिट बेसिकली बताता है कि चलिए कोई नहीं, हम 0 पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, 0 के आसपास वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 के आसपास वैल्यू निकाल दे सकते हैं। जैसे x है आपका 0.1, तो x अपॉन में x अप्रोचेस टू का मतलब 0 का मतलब है यहाँ पर। अब देखो अगर इधर से गए तो ये हो गया 0 नेगेटिव, और इधर से आए तो ये हो गया 0 पॉजिटिव। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ, लिमिट नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा, बेसिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इधर से अगर आप अप्रोच करो तो 0 नेगेटिव कहते हैं, मतलब आप देखो 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, तो इसलिए ये 0 नेगेटिव, और इधर 0 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। अब देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो 0 के राइट साइड से आ रहे हो तो इसलिए 0 पॉजिटिव। जैसे 0 पे पहुंचने के 2 रास्ते थे, आप या तो इधर से चल जाओ, इधर से चल जाओ। अगर आप दोनों रास्ते से गए और आप सेम वैल्यू पर पहुंचे, अगर आप दोनों रास्ते से गए, एक बार इस रास्ते से गए, एक बार इस रास्ते से आए, और दोनों में सेम वैल्यू तक पहुंचे, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो लिमिट वही है जो वैल्यू आ रही है। जैसे आप इधर से 0 से गए, आप देखो अगर इधर 0 से जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेसिकली आएगा -0.00000001 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यही आएगा, और यहाँ पे डालो आप, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, आप ऐसा समझ लो कि उतना डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करें, x अप्रोचेस टू 0, आप देखो 0 नहीं है, मतलब x आपका 0.001 है, तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे 0.00000001 अपॉन में 0.000001, इसको तो हम काट के 1 लिख ही सकते हैं ना, तो फाइनली 1 आ गया। तो अब देखो हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करा, वैल्यू 1 आया, मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है, इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे 1 आ रहा है, मतलब सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दैट इज 1। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाला फंक्शन f ऑफ x के लिए हमारे पास 1 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो जिस केस में हम, आप देखो x अप्रोचेस टू 0 के केस में हम x को कैंसिल कर सकते हैं। x आपका यहाँ पर 0 नहीं है, अगर यहाँ पर 0 होता तो आप देखो कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, आप 0 को अप्रोच करो, दैट इज 0.0001 आप जैसी चीज़ है हमारे पास, तो इसलिए हम इस x को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कैंसिल कर दिया। तो ये क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x माइनस कॉस x अपॉन में x।
आप देखो x इसको नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे कर दो, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हम ऐसा कर सकते हैं ना, हमने कुछ नहीं करा, इसको इसके नीचे दिया और इसको इसके, और x को तो हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अभी मैंने बताया, क्योंकि x को आप अप्रोच करा रहे हो 0, x आपका 0 नहीं है। अगर 0 होता तो डायरेक्टली आप x को कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन आप देखो x अप्रोचेस टू 0 में आपने कैंसिल किया, क्योंकि वो तो 0.001 जैसी चीज़ थी ना, इसलिए। अब हम पता है आप लिमिट को दोनों पे अलग अलग दे सकते हो, इस पे अलग से, इस पे अलग से। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x माइनस ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x। अब हम ऐसा कोई चीज़ रहे हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 3 रहे, तो इसका वैल्यू तो हम सीधे यहाँ पे 0 डाल सकते हैं ना। लिमिट का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू। इस केस में 0 नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं डाला, लेकिन इसमें तो हम 0 डाल सकते हैं ना। देखो 2 इंटू 0 3 बन रहा है, 3 तो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के केस में हम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डाल सकते हैं उस केस में। और आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये पूरा 1 होता है हमारे पास। याद है कि x यहाँ पे आप डालो, यहाँ पे भी 0 बनना चाहिए, यहाँ पे भी देखो 0 0 बन रहा है ना, तो 1 होता है इसका। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, आप यहाँ पे 0 डालो, cos 0 तो 1 होता है ना, फाइनाइट नंबर है, तो हम तो डायरेक्टली डाल सकते हैं यहाँ पर 1 - 1 0, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार, अब देखो मैंने लिमिट पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मैं लिमिट नहीं ना पढ़ा रहा। मुझे अगर मैं लिमिट पे, अगर लिमिट ही एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी चीज़ें हमारी, ठीक है। There are two values of a which makes the determinant this equal to 86. The sum of these two values, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या हमारे पास a की दो वैल्यू है जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 86 के इक्वल होता है। ये जो डेल्टा है, अगर ये डेल्टा 86 के इक्वल टू 86, इट हैज़ टू वैल्यूज ऑफ ए, मतलब a की दो वैल्यूज आएगी, तो हमको उन दोनों का सम करना है, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू निकाल लेते, फिर सम कर देंगे। तो आप एक्सपैंड कर दो। अब देखो ये एलिमेंट है a11, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस और प्लस, ठीक है। तो अब देखो +1 यहाँ पे आएगा, +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो a × 2a, 2a², बीच में माइनस, 4 × -1 -4, और यहाँ पे माइनस पहले का तो +4 हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ -2, तो -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 2a 4a, बीच में माइनस, 0 × -1 0, फिर +5, इस 5 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 4 8, बीच में माइनस, 0 × a 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 86, ठीक है। तो डेल्टा, या फिर आप डेल्टा हटा सकते हो, ये डेल्टा तो 86 के इक्वल है ना, तो 1 × दिस, ये हो जाएगा 2a² + 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 2 × 4a 8a, 8 × 5 40 इक्वल टू 86। (2a² + 8a 4 + 40 + 4 44 - 86 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2a² + 8a + 44 - 86 -42। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
क्या बनेगा 84a², या फिर 2 को कॉमन करो, 2 को कॉमन करोगे 8a² 4a माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a² प्लस 4a माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस 21a²। तो आप 4a को ऐसा स्प्लिट करना कि मतलब ऐसा स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट जो आप स्प्लिट करने के बाद जो, तो आप 4a को ऐसा स्प्लिट करना कि इन ये जो स्प्लिट करने के बाद ये दो जो टर्म है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाए। तो अब देखो 4a को क्या लिख सकते हो, 4a को आप लिख सकते हो ना 7a माइनस 3a। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप देखो माइनस 21a² ही आएगा। ठीक है, तो हम 4a को ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 4a को लिख दो 7a माइनस 3a। हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस मिडिल टर्म स्प्लिट करा। हम 4a को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट ये आ जाए। ठीक है, यहाँ से a कॉमन a प्लस 7, यहाँ से माइनस 3 कॉमन a प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस 7 कॉमन, यहाँ हो गया a माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 7 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो इसलिए और आया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया a माइनस 7 और यहाँ से हो जाएगा a3। तो अब देखो a की दो वैल्यूज आई, एक माइनस 7 और एक 3। तो हमको बेसिकली सम निकालना था। तो सम क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 4। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार हमको इसकी वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास डेल्टा है, आप इसको डेल्टा के एक बार ले लो, p प्लस क्यू प्लस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स है ना, a प्लस एक्स a प्लस पी, q प्लस वाई, यहाँ पे p प्लस क्यू नहीं होगा, यहाँ पे x कर लो और यहाँ पे r होगा, b प्लस वाई c प्लस जेड b प्लस क्यू c प्लस आर। ठीक है, तो आप देखो आप ना हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आप ना इसको ये बनाओ, इसको ये बनाओ। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर है ए बी सी, तो आपको भी यहाँ चाहिए ए बी सी। तो अगर आप ये चीज़ अप्लाई करो ना, आप इसको इन दोनों से माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी। अप्लाइंग C1 में आप इन दोनों कॉलम इसमें इन दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा ए बी सी। डेल्टा, अब आप देखो ये बोल रहा है C1 माइनस C2 माइनस C3। तो आप चेक कर लो ना एक बार कि मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे ABC बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो कोई नहीं, हम करते हैं। अब देखो पहला एलिमेंट C1 का, ये है C1, ये होता है C2, ये होता है C3। C1 का पहला एलिमेंट P प्लस एक्स ले लिया, माइनस इसके करोस्पॉन्डिंग जो C2 में दैट इज A प्लस एक्स, माइनस इसके करोस्पॉन्डिंग जो है A प्लस पी। अब देखो ये हो गया P प्लस एक्स, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस A माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस A माइनस पी। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, माइनस 2A आएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस 2A। अब ये एज इट इज A प्लस एक्स, A प्लस पी, B प्लस वाई, C प्लस जेड, B प्लस क्यू, C प्लस आर। उसी तरह से आप माइनस करोगे। अब देखो Q प्लस वाई माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो C2 में दैट इज B प्लस वाई, माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, Q प्लस वाई, अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस B माइनस वाई माइनस B माइनस के, अब देखो ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, माइनस B माइनस 2B, यहाँ पे आ गया माइनस 2B। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट ले लो, C1 का R प्लस जेड है, माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो C2 में दैट इज C प्लस जेड, माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो C3 में दैट इज C प्लस आर।
ये हो गया आर प्लस जेड, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी माइनस जेड, माइनस सी माइनस आर, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, ये टर्म और ये टर्म कैंसल। अब देखो माइनस सी और माइनस सी कैंसिल नहीं होता, माइनस टू सी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से माइनस टू कॉमन कर लो, तो आप जब माइनस टू कॉमन करोगे तो यहाँ पे बनेगा ए बी सी, ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू और सी प्लस आर। अब क्या करो, इस कॉलम में इसको माइनस करो, इसको इसमें माइनस करो, मतलब इसमें इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, हो जाएगा, ए बी सी हट जाएगा। तो अप्लाई, यह C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू -2, ये हो गया ए बी सी। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे तो ये होगा ए प्लस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, उसी तरह से बी प्लस वाई माइनस बी और बी कैंसिल, वाई, इसको इससे माइनस करो तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा। फिर इधर यहाँ पे इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस ए कैंसिल, पी, फिर इसी तरह से बी प्लस क्यू माइनस बी और बी कैंसिल होगा, क्यू रह जाएगा, फिर सी प्लस आर माइनस सी, तो आर हो जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा माइनस होने पर। ठीक है, अब देखो अभी भी इसके इक्वल तो नहीं आया, बस कुछ फर्क ज़्यादा नहीं है, बस ये वाला कॉलम यहाँ पर चाहिए, इसको यहाँ पर चाहिए, तो बस आप इंटरचेंज कर दो ना, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। और आपने प्रॉपर्टी बढ़ाया, अगर डिटर्मिनेंट में हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, और ये हो गया एक्स वाई जेड। और इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस पूरे की वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 दैट इज 32, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो एक बार, द वैल्यू ऑफ, इसका क्या वैल्यू, तो आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, 1 NC1 1 1 n + 2C1 n + 4C1 n से 2 n + 2C2 n + 4C2। ठीक है, अब आप देखो 5C1 क्या होता है, 5C1 5 होता है, 4C1 क्या होता है, 4 होता है, 3C1 क्या होता है, 3 होता है, NC1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इसी तरह से n + 2C1, अगर यहाँ पर n है तो जो ऊपर में होता है वही आ जाता है, n + 4C1, यहाँ पे 1 है तो जो ऊपर है वही आ जाएगा n + 4, तो डेल्टा आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 1 1 1 n + 2 n + 4। आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCR जो का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ होता है, तो NC2 क्या हो जाएगा, NC2 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में, इसको इससे माइनस करो, n - 2 का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल, अच्छा रुक जाओ, आप देखो अगर आप 5 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 से चालू होगा और 1 तक जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, अगर हम बोले आप 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में चेंज करो तो आप क्या करोगे, देखो 5
इंटू 4 इंटू 3। अब मैंने बोला था 3 फैक्टोरियल, 3 आ गया ना तो 3 पे फैक्टोरियल लगा दो, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल है, तो आप कुछ मत करो। अब देखो n को लिखना चालू करो, n-1, एक एक कम करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ। n-1 फिर n-2, एक कम किया n-2, हमको n-2 तक रुकना था, तो जहां पे रुकना है वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, बस हो गया, रुक गया। ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, n-1 और अपॉन में 2, यहाँ पे लिख दो n-1 अपॉन 2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है, n+2 C2 क्या होगा, n+2 का फैक्टोरियल, और अपॉन में इसको इससे माइनस करो, n+2 -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और फिर ये 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे n+2 है ना, तो जो बड़ा है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब उसको आप छोटे में चेंज कर सकते हो, जैसे n+2 है तो आप इसको n फैक्टोरियल में चेंज करो, तो यहाँ पे लिखो n+2 n+1, अब इसको n फैक्टोरियल में चेंज करना, n आ गया, यहीं पे रुकना है, फैक्टोरियल लगा दो आप। ठीक है, तो ये n और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n+2 n+1 और अपॉन में 2, यहाँ पे लिख दो n+1 n+2 अपॉन में 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी वैल्यू n+4 C2, n ये क्या होगा, इसका फैक्टोरियल, n+4 का फैक्टोरियल अपॉन इसको इसे माइनस करो, n+4 -2, ये हो जाएगा n+2 n+2 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 का फैक्टोरियल। अब देखो n+4 और n+2 में कौन बड़ा होता है, n+4 बड़ा होता है, तो आप n+4 को n+2 के फैक्टोरियल में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, तो ओपन करेंगे, ये हो जाएगा n+4 इंटू, फिर इससे एक कम n+3, फिर इंटू, फिर इससे एक कम n+2, हमको n+2 का ही फैक्टोरियल चाहिए था, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, आप रुक जाओगे। आपको देखो जहाँ पे रुकना है, हमको n+2 फैक्टोरियल चाहिए, तो हमको मतलब n+2 पे रुकना है, तो n+2 पे रुकना था, फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ ऐसे बनती है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n+4 n+3 अपॉन में 2, यहाँ पे लिख दो n+4 n+3 अपॉन में 2। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, 0 होगा, 1 - 1 0, इसको इससे माइनस करो, 1 - 1 0, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा, अब देखो ये सारा चीज हम रफ में, ठीक है, यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, इधर 1 अप्लाइंग करो, अप्लाई C2 -C1 एंड C3 अब देखो ऐसा कर लो, C3 - C2, इसको इससे माइनस कर लो और इसको इससे माइनस कर लो। ठीक है, C3 - C1, तो अब देखो C3 और C2 में चेंज करो ना, मतलब C1 एज इट इज, ये हो गया n-1 अपॉन में 2, पहले C3 - C2, इसको इससे माइनस करो, तो इस 1, ये है C3 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग, तो C2 में 1 - 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। अब जो भी लिखना C3 में लिखना, क्योंकि ये बताता है कि चेंज कहाँ पर हो रहा है, मतलब लिखना कहाँ पर है। n+4 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C2 में है n+2, ये हो गया n+4 माइनस n -2, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये n और n के अंदर 4 - 2 2। नेक्स्ट है n+4 n+3 अपॉन 2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो है C2 में n+1 n+2 अपॉन में 2, तो एलसीएम में तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, देखो n इंटू n n स्क्वायर, अब देखो n इंटू 3 3n और n इंटू 4 4n, ये हो गया 7n और 4 इंटू 3 12, फिर माइनस, हम माइनस भी लगा देंगे साथ में।
अब देखो n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू टू 2n प्लस 1 इंटू एन एन 3n, तो यहाँ पे हो गया 3n, फिर 1 इंटू टू 2, तो माइनस का 2, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल, 7n माइनस 3n 4n 12 माइनस 2 10 अपॉन में 2, 2 कॉमन 2n प्लस 5 अपॉन में 2, 2 2 कैंसल 2n प्लस 5, यही बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख दो 2n प्लस 5। ठीक है। नेक्स्ट C2 माइनस C1, ये है C2, इससे माइनस करो, तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है n प्लस 2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज n, तो n से n कैंसल 2, यहाँ पे लिखो 2। नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज n माइनस 1 अपॉन 2, तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू टू 2n और 1 इंटू एन एन, तो 2n प्लस n 3n और 1 इंटू टू 2, यहाँ पे माइनस इसको इससे n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस n इंटू माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस एन स्क्वायर और माइनस n इंटू माइनस 1 प्लस n हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, n प्लस n 4n प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन 2n प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 और 2 कैंसिल 2n प्लस 1, यहाँ पर आ गया 2n प्लस 1। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, खत्म हो जाएगा। तो एक्सपैंड 2 0 कहाँ पे R1 में, तो एक्सपैंड बाई R1 का फर्स्ट एलिमेंट है A11, आप इन दोनों का सम करो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो डेल्टा बनेगा प्लस 1, यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको लिए अब देखो हम 0 को लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 का आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, तो प्लस 1 लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो इधर बचा है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2, इसको इससे तो 2 इंटू 2n प्लस 5, बीच में माइनस इसको इससे तो 2 इंटू 2n प्लस 1, तो डेल्टा बन जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 2 इंटू 2n 4n, 2 इंटू 5 10, बीच में माइनस इसको इससे करोगे ये हो गया माइनस 4n माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये टर्म तो ये टर्म कैंसिल, डेल्टा बन गया 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन होना है। ठीक है, तो अब देखो एक बार